हमने पिछली बार जीडीपी टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, जीडीपी टॉपिक बहुत लेंथी है, पर जीडीपी को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी पड़ेगी। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि जीडीपी एक्चुअली होता क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन चाहे वस्तुओं की हो या सेवाओं की हो। तो उत्पादन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन 5 तरह के सेक्टर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी। ये 5 तरह के सेक्टर्स हैं। इनको आपने साथ साथ नोट भी करना है। तो समझा देता हूँ। 5 में से पहला जो प्राइमरी सेक्टर है उसका संबंध केवल नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ है। इवन खेती करना भी प्राइमरी है, पशु पालना भी प्राइमरी है, फिशिंग करना प्राइमरी है, इवन माइनिंग करना, चाहे फिर आप लोहा निकालो जमीन से, कोयला निकालो या तेल निकालो, सारे का सारा वो प्राइमरी सेक्टर होता है। पर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन ये कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी भी देखा जाए तो पानी नदी से निकलता है, फिर उसे यूज करते हैं, तो वो भी देखा जाए तो प्राइमरी हुआ ना। देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करना तो प्राइमरी हुआ। मगर इलेक्ट्रिसिटी और खनन विच मीन्स माइनिंग को द्वितीयक विच मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। इसको आप थोड़ा नोट कर लीजिए कि इन इंडिया we consider mining and electricity production as secondary sector economy, as secondary sector economy, as secondary sector economy। डन है जी। तो 5 तरह के सेक्टर हैं। पहला है प्राइमरी और एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, फिशिंग, खनन, ये सारा इसमें आता है। इसके बाद हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर की बात हम करेंगे। सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसमें मेन मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग चाहे किसी भी तरह की हो, भवन है, सड़क है, पुल है, ब्रिज है, या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन, लैपटॉप कंस्ट्रक्शन भी सेकेंडरी में आएगा, कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन, फोन, टेबल, चेयर, सब कुछ। तो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। दिस सेक्टर इज बेसिकली ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना बड़ा नहीं है, एंड यही कारण है कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड है। फोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं। फाइनली टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी का है, माने तृतीयक का है। दैट इज बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, टेलीकम्युनिकेशन है, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो टर्शरी सेक्टर हैं। प्लीज इसे नोट करिए। जस्ट अ मिनट।
अब तीन तो मेन सेक्टर आ गए, ये तीन ही मेन सेक्टर हैं, आजकल चौथा और पांचवा भी है। तो चतुर्थक क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बौद्धिक ज्ञान है, रिसर्च है, साइंस है, ये सारी इस सेक्टर में आती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप, सुना होगा आपने। व्हाट इज दिस एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इमेजिन करिए आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होती है? लैंड, विच इज प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद हमको चाहिए मटेरियल, सीमेंट, सरिया, टाइल्स। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। सीमेंट आ गया, रेत बजरी सरिया, बिजली का सामान आ गया। इसके बाद हमको चाहिए मजदूर, जिसको क्या बोलेंगे? सर्विस सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सर्विस सेक्टर। मजदूर, मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये हम सब चाहिए, सर्विस वाले हैं सारे सारे। तो प्राइमरी सेक्टर लैंड, सेकेंडरी सेक्टर मटेरियल और टर्शरी सेक्टर सर्विस, माने मिस्त्री, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, सारे वो चाहिए ना। पॉइंट यहां पे अब क्या बनता है? पॉइंट यहां ये बनता है कि ये सब तो आ जाएंगे, बट फैक्ट्री के पीछे आपका आइडिया क्या है? कैसी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? यदि किसी भी आदमी के पास पैसे हों तो क्या वो बिजनेस कर पाएगा? क्या बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए होता है? यदि किसी आदमी के पास मान लीजिए 5-6 करोड़ रुपए हैं, पैसा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, बट आइडिया दिमाग में ना आए कि कौन सा बिजनेस करना है, तो बात नहीं बनेगी। विच मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज आइडिया कि कौन सा बिजनेस क्रिएट करें, मार्केट में डिमांड किस तरह की है, मार्केट इकोनॉमी किस तरह की है, तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। पिछले 10-12 वर्षों से ये फोर्थ सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि आजकल की डेट में स्टार्टअप्स बन रहे हैं। कई लोग हैं जिनकी दुकान छोटी है पर ड्रीम बड़ा है, तो वो इसको पैन इंडिया लेकर जाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई प्रिंटिंग की शॉप है, तो कहीं से भी ऑर्डर वो पकड़ रहे हैं, हिमाचल में, पंजाब में, कहीं भी ऑर्डर वो सर्विस पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप भी देखिए कि आप जब अमेजन या मीशो या फ्लिपकार्ट पे जब बुकिंग करते हैं किसी चीज की, तो कहाँ से आ रहा आप ये जानते नहीं है। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जो है पठानकोट से आ रहा हो, लुधियाना से आ रहा हो। तो मीन्स जिसकी वो शोरूम है या दुकान है, उसके लिए ग्राहक आप घर में बैठे हुए यहाँ के लोग भी हैं। तो आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। इसमें बौद्धिक मीन्स इंटेलेक्चुअल पावर, आइडिया, इंफॉर्मेशन, मेनली मैं एंटरप्रेन्योरशिप कहना चाहूंगा इसको। तो आप भी इसको ऐसा माने कि आप कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप, बस जिसके पास आइडिया है। कई लोग हैं जिनके पास आइडिया बहुत जबरदस्त था, पैसे कम थे, बट फिर भी बड़ा बिजनेस बना दिया। नाउ क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? क्वीनरी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, आरबीआई है, राइट, या किसी कंपनी का सीईओ है। मुझे बताइए कि कंपनी का सीईओ ज्यादा काम करता है या कंपनी का इंजीनियर ज्यादा काम करता होगा? इंजीनियर। कंपनी का सीईओ 24 घंटे लैपटॉप के आगे नहीं बैठता। कंपनी का सीईओ हो सकता है कहीं बैठकर मीटिंग कर रहा हो सकता है शाम को मीटिंग कर रहा हो, दफ्तर वो आ ही नहीं रहा है। और कंपनी के सीईओ की सैलरी इंजीनियर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल देता हूं आपको। इस समय आप जानते हैं कि गूगल का सीईओ कौन है? इस समय गूगल के सीईओ हैं सत्य नडेला, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के। तो सत्य नडेला जो है, जो इंडियन ही है, तो सत्य नडेला की जो तनख्वाह है वो साल की लगभग 22,000 करोड़ रुपए है। सॉरी 22 और 22,000, 2200 करोड़ रुपए सैलरी है उसकी साल की। अंदाजा लगाइए कि 2200 करोड़ रुपए सैलरी तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक इंजीनियर को जो टॉप क्लास भी है, उसका भी सालाना पैकेज क्या होता है? 80 लाख का, 90 लाख का और 1 करोड़ रुपए का मैक्सिमम, बड़े अच्छे टॉप क्लास इंजीनियर का।
जो रात दिन काम कर रहे होते हैं, और सीईओ कितने गुना ज्यादा पैसे उठा रहा है उससे, 2200 गुना ज्यादा। दिस शोज दैट कि सीईओ के ऊपर कंपनी कितनी डिपेंड होती है। आपकी पॉलिसी मेकिंग सही नहीं है कंपनी को लेके, कंपनी का प्रबंधन आप ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इंजीनियर जो मर्जी कर दे कंपनी डूब जाती है। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, क्या आपने विजय माल्या का नाम सुना है जी? फेमस किंगफिशर अल्कोहल उसकी आती है, किंगफिशर उसकी एयरलाइंस भी थी। तो विजय माल्या वो टॉप लीडर ना, कंपनी के जो इंजीनियर थे, कंपनी के जो और लोग थे ढंग से काम कर रहे थे, और टॉप क्लास अगर मतलब ठीक तरीके से काम ना करे तो कंपनियां डूब जाती है। तो ये जो टॉप मैनेजमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम रखते हैं क्वीनरी सेक्टर में, मैंने पंचम में। तो आज की डेट में कितने सेक्टर हो गए जी? 5। बेसिकली 3 ही थे, बट ये 2 सेक्टर कुछ पिछले 15 सालों में, 20 सालों में जो है वो ये सेक्टर ऐड हुए हैं। ठीक है जी। तो ये पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिसी मेकिंग प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो हमने बात करी क्वीनरी सेक्टर के अंदर, तो देखिए क्वीनरी सेक्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, सीईओ, ये सारे इसमें आते हैं। इवन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई कंपनी का सीईओ कंपनी चलाता है खाली, मगर जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरा देश चलाते हैं। एक डेप्यूटी कमिश्नर है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था को देखता है, एक एसपी है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो पुलिस को देखता है। तो ये भी आपके क्वीनरी सेक्टर में है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि कई लोग कह रहे थे कि भी हमारी जॉब तो एडमिनिस्ट्रेशन की है, तो हम कौन से सेक्टर के लोग हुए? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकली देखा जाए तो वो मैनेजमेंट है, सिर्फ डीसी जो है काम नहीं करेगा, काम तो पटवारी तहसीलदार करेंगे, डीसी खाली मैनेज करेगा, मैनेजमेंट करेगा, लोगों से काम करवाएगा, जिला को ठीक से संचालित करेगा, ये उसका मेन जॉब है। अब इसके बाद हम बात करें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधनों की बात हम करें तो प्लीज अंडरस्टैंड 4 तरह के आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। जो फैक्टर होते हैं, मैंने कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो सबसे पहले लैंड चाहिए, फिर क्या चाहिए जी? लेबर। कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में कैपिटल मीन्स पैसा। तो लैंड, लेबर और कैपिटल, और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप। पैसा भी है, लैंड भी है, लेबर भी है, बट आइडिया ही नहीं हो करना क्या है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग विच इज वेरी विजुअलाइजिंग। आज की डेट में बिना एंटरप्रेन्योरशिप के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हाँ, बहुत बड़ा बिजनेस है, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस के आगे जो बच्चे हैं, अब उनके अनंत हैं, ये अंबानी के जो बच्चे हैं उनके पास बना बनाया सिस्टम है, उन्हें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो कंपनी अब जाइंट है, इतने बड़े जाइंट कंपनी का डूबना लगभग क्या है, नामुमकिन है। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बिरला, ये डूब नहीं पाएंगे, अडानी डूब नहीं पाएगा। हाँ, कोई महाप्रलय आ जाएगी कंपनी के ऊपर तो डूब सकती है, मगर नॉर्मल सिचुएशन में इतनी बड़ी कंपनी है ये कि डूब नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हाथी है, तो हाथी को धक्का मार दे कोई भेड़ बकरी, तो हाथी तो हिलेगा तक नहीं उससे। इतनी बड़ी जाइंट है कि छोटे मोटे शॉक को तो अब्सॉर्ब कर लेंगे। जैसे मान लो कोरोना हुआ, कोरोना में किन का बिजनेस ठप हुआ? जिनकी दुकानें थी, रेडियां थी, वो ठप हुआ ना। जिसका बड़ा गोदाम था वो कहाँ ठप हुआ? गोदाम वाले तो मीशो से, फ्लिपकार्ट से माल अपना भेज रहे थे लोगों को, कहाँ ठप हुआ वो? नेटफ्लिक्स ने, जियो सिनेमा ने, इन्होंने बहुत पैसे छापे हैं कोरोना में, टेलीकॉम के जरिए बहुत पैसे छापे हुए हैं, इनका काम चल ही रहा था। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट में इकोनॉमिकली शॉक्स आते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल के शॉक हो या लोकल शॉक्स हो, तो उनसे हमेशा छोटा ही दुकानदार सफर करता है, बड़ी जाइंट कंपनी सफर नहीं करती। मान लो पंजाब में दंगा हो जाए तो दुकानें कौन बंद होंगी? बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी। चंबा में मान लो दंगा हो जाए, चंबा की मार्केट बंद हो जाएगी, बट क्या उन कंपनियों का माल का सप्लाई रुकेगा? नहीं, ये दुकान बंद रहेगी, रात को गाड़ी ट्रक आएंगे, माल छोड़ जाएंगे इनके पास, वो इनकी दुकान खाली बंद है, कंपनियों का आवाजाही सामान का चला हुआ है। डरने के नहीं है। इमेजिन करिए कि 2 दिन के लिए चंबा के अंदर कोई ऐसी आफत मच जाए कि पूरी मार्केट क्लोज करनी पड़े, तो इन्होंने जो ऑर्डर पहले प्लेस कर रखे हुए हैं वो ऑर्डर आ ही रहे हैं, उसको सेल कर ही रहे हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट तो सेल कर ही रही है, तो छोटा दुकानदार तबाह हो सकता है। अमेजन ने कहा तबाह होना है? दुकानें बंद की जाएंगी स्ट्राइक से, अमेजन थोड़ा ना बंद होगा, वो तो आपके घर में पहुंचा जाएगा सामान आपको। और जितनी देर तक मार्केट बंद रहेगी, छोटा दुकानदार बंद रहेगा, तो बड़े प्लेयर तो इसका फायदा लेंगे।
कोरोना में जहां मार्केट क्लोज थी उसी दौर में मीशो और ये कंपनी चढ़ी है। मैं आई रिमेम्बर कि कोरोना से पहले मीशो कंपनी का खास नाम नहीं था। मीशो कंपनी वाज अननोन, समथिंग विच वाज वेरी अननोन। फ्लिपकार्ट और स्नैपडील और अमेजन चल रहे थे। उसके बाद जैसे कोरोना आया तो इन्होंने टारगेट किया कि सारी दुकानें बंद हैं और इससे सफर कर रहा है गांव का आदमी। गांव का आदमी शहर नहीं आ पा रहा है, गाड़ियों के आने जाने पे भी आप जानते पाबंदी लगाई हुई थी। आपने जाना है कहीं तो आपके पास परमिशन चाहिए थी। उस दौर में इन लोगों ने सामान पहुंचाया गांव के अंदर, तो इसलिए उसका बेनिफिट उठाते हैं। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप है, कैपिटल है, कैपिटल मींस पैसा। अब ये तो हुआ फैक्टर। फैक्टर मतलब कि किस तरीके से आप कोई चीज पैदा करेंगे। ये तो कि क्या आपको चाहिए पैदा करने के लिए, उत्पादन के लिए, बट कॉस्ट भी होती है। आपने लैंड ली है तो लैंड आपने लीज पे ली होगी, लीज उसका रेंट होता है एक। इसके बाद जो है लेबर की बात हम करें, मजदूर, तो मजदूर दिहाड़ी आपसे लेगा। वेजेस का मतलब क्या होता है? दिहाड़ी। कैपिटल, पैसा, आपने पैसा बैंक से लोन पे लिया है तो लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसका फायदा क्या है? बाद में प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट जो होएगा वो आपको मिलेगा। ब्रेन किसका है? वो उस आदमी का है। तो इसलिए होता ये है कि एक्चुअल में जिसके पास दिमाग है वही सिस्टम को चलाएगा, और जो लेबर के रूप में काम करते हैं उनकी कभी भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं होती। रीजन क्या? कि उन्होंने लेबर के रूप में काम किया होता है, और लेबर में यही तो है कि आप हार्डवर्क करते हैं, आपके पास दिमाग नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दिमाग लगाते हैं और दिमाग से बनाते हैं बिजनेस, और जैसे बिजनेस चल पड़े 2 साल के बाद तो वो फ्री हो जाते हैं। कंपनी में लेबर काम कर रही है, वो लोग घूम रहे होते हैं। मुकेश अंबानी का कंपनी जाता होगा रोज 10 बजे, रोज ऑफिस आता होगा, शाम को 7 वापस आता होगा? कभी नहीं ऐसा। मुकेश अंबानी चाहे तो कभी यहाँ टूर लगाएगा, अभी वहां घूमने जाएगा, बिजनेस मीटिंग्स करेंगे, कभी आईपीएल की टीम को खरीद लेगा, वहां पहुंच जाएंगे, ये फ्री है। बट रिलायंस का कोई इंप्लॉय चाहे कि मेरे को आज मैच देखने जाना है, शायद छुट्टी ना मिले उसे, तो बाउंड हमेशा वो है जो दिमाग नहीं चला पा रहा है। जो दिमाग चला लेगा तो थोड़े समय के बाद तो आजाद हो ही जाता है। चलिए, रूल ऑफ डिमांड। डिमांड की हम बात करें, डिमांड का मतलब क्या है जी? डिमांड होता है मांग, कितनी मांग है। जैसे आप जानते हैं कि डिमांड ऑफ गोल्ड क्या है? ज्यादा। भारत में तो कोई भी सीजन हो हमेशा गोल्ड की डिमांड क्या रहती है? ज्यादा ही रहती है। और ये कर्व हमें दिखाता है कि डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस का क्या रिलेशनशिप होगा। अच्छा जी, इस तरह के कर्व देखो, जो लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी होती है उनको थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये पॉइंट पकड़िए इसका, और ये पॉइंट पकड़िए, तो कीमत वो मांग में नकारात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग क्या होती है जी? कम हो जाती है। ये रिलेशनशिप प्राइस का डिमांड के साथ है। इस पॉइंट को एनालाइज करिए, देखिएगा इस पॉइंट को, तो यहां प्राइस बहुत ज्यादा है तो डिमांड क्या है जी? कम। आते हैं ग्राफ आपको चेक करने। इस पॉइंट पे क्या है? प्राइस थोड़े कम हुए, डिमांड बढ़ गई। और इस पॉइंट पे प्राइस क्या हो गया जी? बहुत कम, तो डिमांड अपनी पीक छू ली। तो जब भी जिस चीज के जो प्राइस हैं वो कम होते हैं तो उनकी डिमांड अक्सर बढ़ जाया करती है। आपको सुनने को मिले अभी अभी कि जो आम हैं वो मार्केट में 10 रुपए किलो हो गए हैं। हो सकता है कि फिर आप बाकी फ्रूट्स ना लेकर आम ही खरीदें आज, चांसेस हैं ऐसे। या सुनने को आए कि जो मान लीजिए जो शिमला मिर्च है बहुत सस्ती हो गई, 5 रुपए किलो हो गई है, तो हो सकता है कि आप लोग मैगी में भी शिमला मिर्च डाल लें और हर सब्जी में शिमला मिर्च डाल दें आप, चांसेस ऐसे हैं। तो लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जिसकी प्राइस ज्यादा होते हैं उसकी डिमांड क्या है जी? कम हो जाती है। बट यही साइकिल फिर आगे यूं जाता है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो फिर प्राइस बढ़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं।
हाँ, फिलहाल हम इस कर्व को ऐसे देखेंगे कि जितनी ज्यादा प्राइस है उतना कम जो है वो डिमांड हो जाएगी। अगर मान लीजिए भिंडी जो है वो 100 रुपए किलो हो जाए तो शायद कम लोग उसको लेंगे, और 150 रुपए के ऊपर तो बहुत कम लेंगे, 200 होने पे कोई उसको लेगा नहीं। तो ये है सिंपल सा टेक्निक की, प्राइस ज्यादा तो मांग क्या जाती है जी कम। अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है कि लोग जो है वो गाड़ी कम चलाना प्रेफर करेंगे। यदि मान लीजिए कि आपके पेरेंट के पास 4 व्हीलर भी है और 2 व्हीलर भी है, हाल फिलहाल में माहौल ऐसा बना है कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, तो हो सकता है कि वो हफ्ते में जब बारिश हो तो गाड़ी लेकर जाएं, और जब बारिश ना हो, गर्मी का मौसम है, तो अपनी स्कूटी और बाइक पे चले जाएं। तो इस तरीके से किसी न किसी तरीके से जब प्राइस ज्यादा होता है तो अपनी डिमांड को कम कर ही लेते हैं, ये फैक्ट है। अब रूल ऑफ सप्लाई क्या है, आपूर्ति का नियम क्या समझिएगा। आपूर्ति का नियम क्या है? कीमत और आपूर्ति के बीच में सकारात्मक संबंध है, अर्थात रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अर्थात जब वस्तुओं की कीमतों अधिक होती है, उनकी आपूर्ति भी अधिक हो जाती है। अब ये क्या मतलब है कि वस्तुओं की कीमत अधिक होती तो उसकी आपूर्ति भी अधिक हो जाती है। अब इसी बात का आगे कॉन्टिन्यूस है, इसी बात को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। हमने पिछले पैराग्राफ में क्या कहा कि जब कीमतें ज्यादा हैं डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि जब कीमतें ज्यादा हैं तो सप्लाई क्या हो जाएगी जी, ज्यादा। तो आप डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। डिमांड कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर। कौन करता है जी? उपभोक्ता। एंड सप्लाई कौन क्रिएट करता है? सॉरी, हाँ, सप्लाई करता है क्रिएटर, प्रोड्यूसर। कौन जी? प्रोड्यूसर। अगर सब्जियों की बात है तो हम सब कंज्यूमर हैं, और गांव का किसान क्या है? सप्लायर है। इमेजिन करिए कि प्याज की कीमतें बहुत बढ़ जा रही हैं, 100 रुपए किलो में, तो हम तो कम ही लेंगे ना, प्राइस ज्यादा है तो हम कम लेंगे। बट प्राइस ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर है, प्याज कौन बनाता है? अडानी, अंबानी या टाटा? किसान बनाता है। तो किसान के दिमाग में क्या मैसेज आएगा कि प्याज उगाओ, वहां बहुत प्रॉफिट है, 100 रुपए किलो बिकता है प्याज, तो सभी लोग क्या उगाएंगे जी? प्याज। तो प्याज की सप्लाई क्या होगी जी? फिर बढ़ जाएगी। तो फिर प्याज की सप्लाई बढ़ेगी तो फिर कीमतें भी गिर जाएंगी। तो फिलहाल यहां देखिए आप कि फिलहाल रूल ऑफ सप्लाई क्या है कि जब भी चीजें महंगी होती हैं तो उसकी सप्लाई भी जो है वो बढ़ जाया करती है। मुझे याद है गांव के अंदर लोग लहसुन और जो प्याज हैं वो उगाते हैं और उसको एक कोल्ड रूम में स्टोर कर लेते हैं, उसको बेचते तब हैं जब मार्केट में लहसुन जो है वो बहुत महंगी होना स्टार्ट हो जाती है, तो सब लोग फिर इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी कोई चीज महंगी होगी तो उसकी सप्लाई भी जो है वो बढ़ जाएगी, काहे कि उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, उसमें बेनिफिट ज्यादा है। ऑब्वियसली हर कोई आदमी वही काम करना चाहेगा जिस काम में उसको पैसा ज्यादा मिलता हो। यदि गेहूं जो है मान लो 10 रुपए किलो हो जाए और प्याज जो है 100 रुपए किलो हो, तो मेरा दिमाग खराब है एज अ किसान कि मैं गेहूं उगाऊं। मैं तो पूरे खेत में क्या उगा दूंगा जी? प्याज। इमेजिन करिए कि चावल में 20 रुपए किलो मिल रहे हैं मेरे को, और लहसुन मिल रही है मेरे को और 300 रुपए किलो। दिमाग खराब है कि चावल उगाए, लहसुन उगाइए खेतों में। जितने खेत में हम चावल उगा रहे हैं उतने खेत में लहसुन उगाएंगे, क्या पैसा मिलेगा हमें? तो इसलिए कोई इंसान क्या खेती करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्राइसेस क्या है। चलिए, तो एक डायरेक्ट क्या है रिलेशनशिप है यहाँ, इनके बीच में डायरेक्ट क्या है रिलेशनशिप। अब एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ डिमांड। अब आप हमने रूल ऑफ डिमांड पढ़ लिया, याद है आपको? रूल ऑफ सप्लाई और रूल ऑफ डिमांड। रूल ऑफ डिमांड क्या था कि जितना ज्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड। याद हुआ आप लोगों को? जितना ज्यादा प्राइस उतना कम डिमांड। खुद आप सोचिए, अगर आज इमेजिन करिए आज पेट्रोल जो है वो 800 रुपए लीटर हो जाए, क्या हो जाए? 800 लीटर। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादातर सब्जी लेने मार्केट जाऊं तो पैदल जाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि जब मार्केट में शाम को सुबह सब्जी में लेने जाता हूं तो कैसे जाऊंगा? पैदल, क्योंकि प्राइस क्या है अब इसका पेट्रोल का? 800 रुपये। मेरे ऐसे कई लोग पैदल चलेंगे,
क्यों? प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो इतना सा ही समझ है। पर इमेजिन करिए कि नमक जो है वो हो जाए, अभी नमक की कीमत क्या है, मान लो 40 रुपए है, 400 हो जाए तो क्या नमक नहीं खाएंगे हम लोग? कम खाएंगे। नमक कम खाएंगे तो स्वाद ही नहीं आएगा। कैन वी कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉल्ट? आई डोंट थिंक। हम सॉल्ट में तेल कम कर सकते हैं हम लोग, पर नमक कम नहीं कर पाएंगे। तो मीन्स इसको बोलते हैं हम लोग बुनियादी आवश्यकताएं, मीन्स नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जो कभी भी प्राइस से अफेक्ट नहीं होती। दूध है जैसे कि दवाइयां हैं, दवाइयां महंगी जगह तो नहीं खाएंगे क्या? ठीक नहीं होना है, राइट? तो मतलब अगर हम बीमार पड़ गए हैं, डॉक्टर बोले कि दवाई इतनी महंगी हो गई तो हमें तब भी लेनी पड़ेगी। आप कभी भी देखना, जब आप हॉस्पिटल कभी जाओ तो वहां पे जो मरीज होते हैं, गरीब से गरीब आदमी मिलेंगे आपको, गरीब से गरीब आदमी। कभी उनको केमिस्ट के स्टोर के बाहर देखना, जब वो दवाई लेते हैं, केमिस्ट बोलता है कि 1000 रुपए या 1000 रुपए, जैसे मान लीजिए वो कहे कि 1030 रुपए, मान लीजिए 1030 रुपए। तो जो मरीज के साथ के लोग हैं या मरीज खुद है, तो कभी ये नहीं बोलता कि 30 रहने दे। यही अगर बिल बना होता सब्जी वाले के यहाँ, राशन वाले के यहाँ, तो कोशिश करेंगे कि क्या बोलेंगे, 1000 ही रखो। यही बिल बने अगर किसी कपड़े की दुकान पे, लोग क्या बोलेंगे, नहीं जी फिर मैं 800 रुपए दूंगी। और वहां तो बहुत नेगोशिएशन है, दवाई में कोई नेगोशिएशन नहीं, क्योंकि ये क्या बेसिक नेसेसिटीज है। समझा? दूध महंगा हो जाए तो नहीं लेंगे उसको, हाँ कम लेंगे, पर मान लो घर में बच्चा है, उसको पीना है, छोटा बच्चा है 2-3 महीने का है, उसने दूध पीना है रोज 1 लीटर मान लीजिए, और महंगा हो जाए तब तो क्या नहीं लेंगे आप? लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, नेसेसिटीज है। तो विच मीन्स कि कुछ चीजें होती हैं जो उस लॉ पे काम नहीं करती, जैसे दवाइयां हैं, औषधियां हैं, नमक है इत्यादि। अगली बात क्या, गिफन गुड्स बोलते हैं। गिफन गुड्स क्या होती है? जब कुछ निम्न श्रेणी की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, तब भी उनकी मांग बढ़ सकती है ना। पॉइंट क्या है, निम्न श्रेणी क्या, समझ लीजिएगा। गेहूं का ऑल्टरनेटिव क्या है जी? बाजरा है। गेहूं का ऑल्टरनेटिव क्या है? बोलो भाई, बाजरा है। गेहूं बहुत महंगा हो जाए तो क्या होगा? लोग गेहूं नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे फिर? बाजरा। तो इनके प्राइस बहुत कम थे, इनकी डिमांड भी बहुत कम थी, लोग बाजरा खा नहीं रहे थे, पर अचानक से बाजरा की मांग मार्केट में बढ़ जाएगी। किस कारण से? क्योंकि जिसका वो ऑल्टरनेटिव है उसके प्राइस क्या है जी, बढ़ गए हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए कि गवर्नमेंट कहे कि जो सिगरेट है तो अब 1000 रुपए का एक पैकेट मिलेगा। अभी मान लो वो 70 है, 80 है, 100 है, 50 है, जो भी रेट है उसका, मान लीजिए 800 रुपये हो जाए, 100 का 800 हो जाए, तो सिगरेट का ऑल्टरनेटिव क्या है? बीड़ी है, लोग बीड़ी ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इस तरह से जूस होता है जी, जूस कितने का आता है? 100 रुपए का आता है। मरीज के पास आप जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? और इवन घर को भी किसी के मिलने जाना हो तो क्या लेके जाते हो? जूस ना। जूस का प्राइस जो 100 रुपए है, वो मान लो 600 रुपए हो जाए तो क्या करेंगे फिर आप? जब जब आपका जूस पीने को मन करेगा, तब तक आप कोल्ड ड्रिंक पी के काम चलाएंगे। इट मीन्स जूस के महंगा होने से कोल्ड ड्रिंक के रेट क्या होंगे, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो देयर आर सम इंफीरियर गुड्स, कम क्वालिटी की चीजें होती हैं जिनकी मार्केट में मांग इस कारण से आई है क्योंकि वो जिसके ऑल्टरनेटिव्स हैं वो चीजें मार्केट में महंगी हो गई हैं। चावल महंगा होगा तो लोग बाजरा खरीदेंगे और कुछ नहीं। यदि गेहूं महंगा हो गया है तो लोग महंगे विकल्प छोड़कर सस्ती वस्तुओं से बाजरा को खरीद सकते हैं। तो बाजरे की डिमांड इस कारण से जो है वो पैदा हुई होगी। हो गया जी? चलिए आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, कल इसके आगे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।